गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहसिन और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को पूरा हम इस वीडियो के अंदर रिवाइज करने वाले हैं और उसके किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो आज के कंटेंट्स लिख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन क्या था वो देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड उसकी क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जो यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके नोट्स बना लें क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि आंसर किस तरह लिख कर आना है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हम इस वीडियो को करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के बाद हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे बनता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके बाद करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इसको पढ़ेंगे। सेम चीज उसका भी पैटर्न देखेंगे। सर्कुलर कॉइल उसका पैटर्न देखेंगे और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिनॉइड magnetic field pattern and uses and how to increase the magnetic field strength inside a solenoid and what are the uses of solenoid, what are the real life applications। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें फोर्स देखना है करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम क्या देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जो कि फोर्स की डायरेक्शन बताता है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे कब फोर्स मैक्सिमम होती है और फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देखेंगे। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद मोटर और जनरेटर हमारा कटा हुआ है, सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। एसी पढ़ेंगे, एसी एंड डीसी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी की फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, एसी एंड डीसी एडवांटेजेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन आवर कंट्री, इन इंडिया, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग होती है। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें कुछ टर्म्स आएंगे उनको देखेंगे। और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। तो हम कोशिश करेंगे 5 मार्क्स आज हमारे पक्के हो जाएं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। तो हांस क्रिस्टियन ओयरस्टेड वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास नीडल और सिंपली कंपास नीडल को रखा था। तो उन्होंने देखा कि वो जो नीडल का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है इस तरह की दिखती है कंपास नीडल। ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब ये इस तरह से ऐसे होती है, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि चूंकि वायर के अंदर करंट है तो उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैकेनिज्म आर इंटर रिलेटेड। तो एक्सपेरिमेंट तो सिंपली यही था, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बस इसलिए पढ़ना है कि अगर एक मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको कर दें। तो ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे हम, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोग लिखेंगे when a compass needle is placed, आप इसको as it is नोट करते जाना। when a compass needle is placed near a current carrying conductor it deflects। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया था सारा, ठीक है।
कि कंपास नीडल को जब हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा तो वो डिफ्लेक्शन उसने शो किया। और कंक्लूजन लिख देंगे इसका, कंक्लूजन क्या उसने डिराइव किया इस एक्टिविटी से, उसने क्या कंक्लूड किया, उसने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। तो यहां पर ओरस्टेड का टॉपिक बस इतना सही है, ठीक है। इतना पढ़ के हम इतना ही लिख कर के आ सकते हैं, 1 नंबर से ज्यादा में नहीं पूछा जा सकता ये, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा मुझे लगता है आपने। तो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड से पहले मैं आपको फील्ड बता दूं। फील्ड किसी रीजन ऑफ स्पेस को बोलते हैं। अलग अलग तरह की फील्ड्स होती हैं जहां पर कुछ इफेक्ट महसूस किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम हैं तो हम उसका एक इफेक्ट महसूस करेंगे। जैसे कि इस पेन को, इस चॉक होल्डर को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूं इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। इस पे क्या इफेक्ट महसूस हो रहा है कि ये ग्राउंड की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। इसी तरह अगर एक कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लाया जाए, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज में लेकर आया किसी पॉइंट पर, इसके आसपास जो फील्ड है वहां पर लेकर आया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहां पर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, या कोई दूसरी मैग्नेट रख दी जाए, तो उस पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। कोई ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सके बाय अ मैग्नेट और अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट और व्हाटएवर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखेंगे हम। अलग अलग तरह की मैग्नेट्स पढ़ेंगे, बार मैग्नेट, सर्कुलर कॉइल, सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो इतनी ही। इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब कंपास नीडल रखी गई तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया। अब वो किस तरह डिफ्लेक्ट होती है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है जिसका एक पोल क्या है, नॉर्थ पोल, और एक पोल क्या है, साउथ पोल, ठीक है। अब इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अभी मैं एरो नहीं बना रहा हूं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके क्या बना दिया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी है। अब मुझे नहीं पता कि वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है कि साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है। तो अब हम एक्सपेरिमेंटल एक ऑब्जर्वेशन करते हैं इसमें। यहां पर क्या रखते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, सॉरी कंपास नीडल रखते हैं। एक कंपास नीडल जब हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जब ये इसका ये नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, तो ये इस तरह से अपने आप को अलाइन कर देता है। जब इस पॉइंट पर रखते हैं तो नॉर्थ पोल इधर आ जाता है और साउथ पोल इधर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने हर पॉइंट पर इस नीडल को रखकर देखा, तो हमने देखा कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये नीडल अपने आप को क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। तो इस तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करी, किसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है। अभी मैं कुछ लिखवा ले रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि कंपास नीडल जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल अलाइन हो जाए वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो कहीं किसी भी रीजन में या किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो या कॉइल हो, हमें अगर उसका पैटर्न पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, कंपास नीडल से पता लगा सकते हैं। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस, जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है,
मैग्नेटिक फोर्स, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो एक एक करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पहले आप लिखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसको मैं लिख रहा हूं फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, एग्जाम में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही लिख देना। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स द साउथ पोल। ठीक है, कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, उसकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो उसके नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और किधर जाएंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर साउथ पोल। और दूसरी, अब ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उसका रीजन भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो रीजन आप लोग लिख लेना, पहले मैं रीजन लिखा रहा हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। दे डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स which is not possible, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं, ये जो रीजन मैंने लिखा है वो क्या है। मान लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि बार मैग्नेट की वजह से देख रहे हैं। अब ये मैंने बार मैग्नेट बना दिया, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी और साउथ पोल के अंदर जाके एंटर करेंगी फील्ड लाइंस। तो अगर दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करती, मान लो ऐसे क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब हम कंपास नीडल को रखते तो उसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में अलाइन होता, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन हो जाती फील्ड लाइंस की, क्या हो जाती, दो डायरेक्शन हो जाती, या फिर फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर लाके मैंने कोई आयरन फिलिंग रख दी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है, जिधर उसको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो अगर मैंने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई आयरन फिलिंग रख दी, तो इधर जाए कि इधर जाए, तो इसलिए ये बात क्या है, इलॉजिकल है। तो हम क्या बोलते हैं कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, तो ये आप इसको नोट कर लें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है, इसके लिए भी एक हमें पॉइंट लिखना है कि हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग वेयर, या फिर लिख लो इज स्ट्रांग इन द रीजन ऑफ क्राउडेड फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर बहुत ज्यादा घनी है कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर फार अपार्ट है तो क्या होगी, वीक होगी। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो रीजन ऑफ क्राउडेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ये लिख दो
मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन द रीजन ऑफ क्राउडेड फील्ड लाइंस, क्राउडेड फील्ड लाइंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं बार मैग्नेट की हेल्प से। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है। ध्यान रखना कोई इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी एक पॉइंट लिख चुके हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फील्ड लाइन बना दी। अब अगर मैं कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बनाकर इधर लगा दूं, तो मैं देखूंगा कि इस रीजन में क्या होगा, फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं इस सर्कल के अंदर। तो ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रीजन है, ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं वही सेम एरिया का सर्कुलर लूप यहां पर बना दूं, तो यहां पर थोड़ी कम फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि हम दूर जा चुके हैं, ठीक है। तो फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पर क्या है, ज्यादा है। तो अगर कहीं पर ज्यादा क्राउडेड फील्ड लाइंस हैं, तो वहां की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जाए कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ठीक है, और पूछा जाए कि बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, तो आपको बस क्या देखना है, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस देखना है, कितनी ज्यादा वो आपस में क्लोज है। तो जहां पर ज्यादा क्लोज होंगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि जो क्राउडनेस है, डिग्री ऑफ क्राउडेडनेस ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, तो आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सिंपली फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स। लूप बोलते हैं एक ऐसे फिगर को जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक वही क्या हो, उसका एंडिंग पॉइंट हो, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप्स बनाती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, क्लोज लूप बनाती हैं। और हमने पहला पॉइंट जो लिखा था, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में एंटर करती हैं, तो उससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। तो अगला कंटेंट में हमारा अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, देखिए करंट जरूरी है, अगर करंट ही नहीं है कंडक्टर के अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगी उसके सराउंडिंग में। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, इसको आसानी से समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। बार मैग्नेट के बारे में मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, क्योंकि आप लोग काफी फेमिलियर हैं, और जो फील्ड लाइंस के अंदर हमने प्रॉपर्टी लिखी है वही सब उसके अंदर है। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होती है, जब हम परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिख लेंगे एग्जांपल्स में कि वो बार मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर एक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट कहां से आया, इसको सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर एक क्या लगा लेते हैं, बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्या लगा ली, बैटरी लगा ली, ठीक है। और अब उसके बाद क्या किया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहां पर आकर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक प्लेन लेंगे, कार्डबोर्ड। अब हम इसको एज्यूम करना है तो ऐसे कि इसके सेंटर से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वायर, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से एक क्या बना लें, इसको सेंटर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर इस तरह बना लें तो क्या होगा, ये सेंटर से पास कर रहा है ये वायर, ठीक है, जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आयरन फिलिंस को यहाँ पर छिड़कना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आयरन फिलिंस को ऐसे रैंडमली यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है। और उसके बाद जब इसको जेंटली पुश करेंगे, हमें ये तो पता ही है ना, करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हमें पैटर्न देखना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का पैटर्न किस तरह होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको जेंटली पुश करेंगे तो क्या होगा, जेंटली पुश करने के बाद ये अपने आप को एक कंसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। कंपास नीडल से भी देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसकी क्या कर लेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन।
अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया था। एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, उससे हमने करंट कैरिंग वायर को जोड़ रखा है, और एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर हमने आयरन फिल्म्स को स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जेंटली जब पुश करेंगे इस कार्डबोर्ड को, तो हम देखते हैं कि आयरन फिल्म्स जो है वो अपने आप को एक सर्कुलर पैटर्न में क्या कर रही हैं, अरेंज कर रही हैं, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल्स बना रही हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्किल्स हैं कि क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि वो कंसेंट्रिक सर्किल्स बना रही हैं। तो फील्ड पैटर्न जो कि करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर का होता है वो क्या होता है, हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्किल्स, मतलब मैं ये लिखना चाह रहा था ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, लेकिन वो अंडरस्टूड है क्योंकि हम उसी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आर कंसेंट्रिक सर्किल्स having their center at the wire, तो वायर जो है वो सेंटर है और उसके आसपास क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल्स है, ठीक है। तो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर का पैटर्न कैसा होता है पूछा जाए तो ये लिख देंगे, और अगर बनाने को आए तो सिंपली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनाना है और उसके आसपास क्या बनाना है, कंसेंट्रिक सर्किल्स बना देना है, ठीक है। ठीक है, आप अच्छी ड्राइंग कर लेना मुझसे, मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये थोड़ा 3D में लगना चाहिए, तो ये ड्राइंग आप लोग देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। अच्छा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से क्या देखा कि जब हम यहाँ पर कंपास नीडल को रख रहे हैं तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, किस चीज से, उसका डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने से। करंट की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाकर, ठीक है। अगर मान लो 5 वोल्ट की अभी लगी है तो बाद में 20 वोल्ट की लगा दो तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो इससे एक कंक्लूजन हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट on increasing the current magnetic field strength on increasing the current magnetic field B, मैंने क्यों लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, ठीक है, B से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक है। अच्छा, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा शो होगा। और एक और तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वो जो रीजन है वो ज्यादा क्या होगा, क्राउडेड होगा, ठीक है, ज्यादा क्राउडेड होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उस किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, ठीक है। तो इतना ही लिख देंगे तो काफी है। और एक और चीज हमने देखी कि अगर हम इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, अगर इससे हम दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रही है हमारी, तो जाहिर सी बात है कि फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर जाएंगी, लेस क्राउडेड हो जाएंगी, मतलब वीक हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मैंने डिस्टेंस को आर से शो किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द, इस नीचे वाले को मिटा देते हैं, ठीक है, इसको लिख लिया होगा आपने। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज होती है, याद रखना, ठीक है, डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है। 2 फैक्टर्स हो गए हमारे, एक तो फैक्टर करंट हो गया, करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, घटाने पर घट रही है, और डिस्टेंस बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो पास होने पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आप लोग खुद ही लिख सकते हो। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में सिर्फ इतना ही है, अगर पैटर्न ड्रॉ करने को आए तो ड्रॉ कर देना, बाकी ये पॉइंट्स याद रखना, इट विल बी इनफ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। तो इसके बाद 2 पॉइंट्स रह गए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे, उनको जल्दी से लिख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं सर्कुलर कॉइल पर और राइट हैंड थंब रूल पर, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि सर्कल्स तो बन रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में बन रहा है वो हम राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो राइट हैंड थंब रूल ही हमें बताता है। तो 2 पॉइंट्स क्या रह गए थे लिखने से,
जो मतलब बहुत ऑब्वियस पॉइंट है लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नॉट के पास नॉट लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपेल ईच अदर, ओके। एंड अनलाइक पोल्स, एंड वो अपने नोट्स में जहां आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख रहे थे वहीं पर ये लिख लेना, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद एक और जो चीज रह गई थी वो भी ऑब्वियस सी चीज है लेकिन रह गई थी इसमें लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जैसे कि 5 टेस्ला, 15 टेस्ला, कोई नंबर उसके साथ कोई वैल्यू अटैच है वो उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मतलब वो नॉर्थ पोल की तरफ है कि साउथ पोल की तरफ है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब क्या है, डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। कंटेंट में जो अगली चीज थी वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल और बार मैग्नेट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और इसका स्टेटमेंट क्या है, point the thumb of your right hand, अभी स्ट्रेट कंडक्टर को सोचिए आप, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल किसके लिए लगा रहे हैं हम, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसी को दिमाग में रखिए, अभी हमने वही पढ़ा है, ठीक है। ऑफ योर राइट हैंड, थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट है उधर क्या करना है, हमें थंब को रखना है राइट हैंड के, ठीक है, थंब को रखना है। देन योर फिंगर्स will wrap around या wrap लिख लो, wrap in the direction of मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको देखो, आप मान लेते हैं करंट ऐसा है, ठीक है, तो आपको थंब कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये थंब है, तो थंब को कैसे रखना है, करंट, ये वायर है आपका, तो करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है। और जो आपका हाथ है, जो आपकी फिंगर्स हैं, जिस डायरेक्शन में रैप अराउंड होगी वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ऐसा जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पर कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, 12 11, ठीक है। क्लॉक को ऐसे रख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी फिंगर्स रैप अराउंड होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ये 3D फिगर है, 2D फिगर नहीं है, इस पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। कि ऐसे एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, बीच से वायर जा रहा है और उस कार्डबोर्ड के अंदर जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर रही है, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है कि आपको क्या करना है, थंब को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को रैप अराउंड करना है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है, जिसका काम किसके लिए यूज होगा, सिर्फ ये डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अब इसको बस ये राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट याद रखना और कैसे अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए। अब इसी में अगर मैं करंट में नीचे की तरफ कर दूं, सेम कार्डबोर्ड है सब कुछ, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, ऊपर से देखने में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऊपर से देखने में फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अब ऐसे रख देंगे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे हमने थंब को रख दिया तो फिंगर्स ऐसे कर्ल अराउंड होंगी, तो हम ऐसे देखेंगे तो क्लॉकवाइज लगेगा, तो क्लॉकवाइज लगेगा तो ऐसे, मतलब सर्किल वही बना रहे हैं, मैं एरो बस चेंज कर दूंगा। एरो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा था एरो, यहाँ पर ऐसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है, चाहो तो लिख लो, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द करंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, the magnetic field direction, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field
ठीक है, लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस, ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसमें सिर्फ इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जा सकता, बस इसमें यही इसकी लिमिट है, ठीक है। तो आगे चल ली हम लोग, आप लोग चाहे तो नोट कर दें इसको। और इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर कॉइल। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग देख चुके हैं। सर्कुलर कॉइल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं सर्कुलर कॉइल कौन सी हम चूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सर्कुलर कॉइल कैसी चूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। मैं एक ऐसी सर्कुलर कॉइल चूज कर रहा हूं जो कि इस प्लेन के अंदर है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन के अंदर है। मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल। अब इसके अंदर मुझे क्या देना है, करंट देना है, ठीक है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे। तो करंट मैंने इसके अंदर दिया, मान लो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको थोड़ा 3D में इसको इमेजिन करना पड़ेगा फील्ड लाइंस को देखने के लिए। अब राइट हैंड थंब रूल हम लगा के इसका फील्ड पैटर्न जानना चाह रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा के। तो इस हिस्से को देखो, अब ये कॉइल है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, तो हम पूरे में डायरेक्ट क्या नहीं लगा सकते, राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा सकते। हम इतने हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये छोटा सा एलिमेंट है जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, करंट कैरिंग एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, जो कि क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो करंट कैरिंग एलिमेंट, इसको मैं अगर इधर बना लूं, ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें करंट ऐसे की तरफ है, ऊपर की तरफ मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, इधर से इधर की तरफ है, ऐसे है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर्स की तरफ मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की डायरेक्शन में। तो जब मैं इसको ऐसे रखूंगा, ऐसा है ना करंट, तो ऐसे रखा मैंने, तो फिंगर्स ऐसे रैप अराउंड हो जाएंगी, तो मतलब ऐसे बाहर से अंदर की तरफ फील्ड लाइंस होंगी। तो मैं अंदर की तरफ फील्ड लाइंस को शो करने के लिए ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया है सर्किल्स को, इसमें फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर जा रही हैं, अंदर जाके वापस ऊपर से बाहर आ रही हैं, ऐसी हैं, ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से। अब मैं एक एलिमेंट और देख रहा हूं, पूरा सिमेट्रिकल फिगर है, इस वाले एलिमेंट को देख रहा हूं, इसमें करंट किधर होगा, नीचे की तरफ, ये ऊपर वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि ये अभी आपने पीछे किया था, अभी जो मैंने बताया था करंट नीचे जा रहा है। अब ये समझ लो कि ये नीचे जा रहा है करंट, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसमें करंट कहां है, नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, तो फिंगर्स ऐसे रैप अराउंड होंगी इसके अराउंड, तो इसमें ऐसे रैप अराउंड हो रही है फिंगर्स, तो ऐसे अंदर की तरफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, अंदर से घूम के ऐसे बाहर आएंगी, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, और एरो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस किधर है, बोर्ड के अंदर हो जाएंगी, ठीक है, या पेज के अंदर हो जाएंगी, और लूप के बाहर जो पॉइंट है उसमें बाहर की तरफ हो जाएंगे, ऐसे क्लोज लूप बनाएंगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर आ रही थी, यहाँ पर भी अंदर आ गई, यहाँ पर करंट इधर की तरफ है, तो ऐसे रख देंगे, ठीक है, ऐसे रख देंगे, तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर से फिर बाहर लूप के बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इधर भी मैंने ऐसे बना दिया, एरो कैसे बन गया, ऐसे बन गया, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और इधर एक और एलिमेंट ले लेते हैं, वैसे हमें इतने एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्री है, सबका सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो ऐसे फिर से क्या हो रहा है, फिंगर्स ऐसे रैप अराउंड हो रही हैं, तो ऐसे अंदर जाके फिर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एरो ऐसे बनाएंगे, फील्ड लाइंस अंदर जाके ऐसे बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे सारे ही जो एलिमेंट्स हैं, सबकी वजह से फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, अंदर जा रही हैं। अब जैसे जैसे इस एलिमेंट से दूर जाएंगे, मान लो इधर आ रहा है, तो ये सर्किल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहां पर आने के बाद फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सारी की सारी अंदर जा रही है, ठीक है, सारी की सारी किधर जा रही है, अंदर जा रही है। तो पैटर्न कैसा हो गया, पैटर्न ऐसा हो गया, सारी फील्ड लाइंस अंदर जाकर बाहर से ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर पे अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी लूप दे रखा हो आपको, ठीक है, कोई भी लूप दे रखा हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, बोर्ड के प्लेन में रखा हो, या फिर ऐसे रखा हो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आप लोग देख लो, करंट की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड क्या कर देना है, कर्ल कर देना है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा गंदा हो गया फिगर, इधर बना लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा है करंट, तो करंट जैसा डायरेक्शन में है उधर की तरफ हाथ को घुमा दो, आपका जो थंब है
वो क्या बताएगा, नॉर्थ पोल बताएगा, नॉर्थ पोल। और ये क्या बताएगा, साउथ पोल बताएगा। तो जो फेस आपको दिखेगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। और पीछे वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे कैसी होंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ से बाहर निकलती है ना, नॉर्थ से बाहर निकलती है तो वहां से निकल के ऐसे आएंगी और साउथ में इमर्ज होंगी, ठीक है। तो अंदर की तरफ होंगी। इसको क्लॉक फेस रूल भी बोलते हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है, अगर करंट किसी क्लोज लूप में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सर्कुलर लूप में, तो जो फेस आपको दिख रहा है वो साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल कैसे होगा, ऐसे किया हमने। अब देखो थंब दिख रहा है हमको, तो थंब दिख रहा है तो मैंने बोला कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, बाहर की तरफ आके फिर लूप के बाहर अंदर जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए। अभी मैं इसमें लिखवाता हूँ कि सर्कुलर लूप में क्या लिखना है आपको। मान लो लूप इस तरह रखा हुआ है, मैंने बोर्ड के प्लेन में नहीं रखा, मैंने ऐसे रख दिया। मैं कोई चीज आपके लिए ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये लूप है, ठीक है। अब ये जो लूप है वो इस तरह रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह रखा हुआ है, लूप ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें करंट देखो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे हाथ घुमा दूं, अंगूठा क्या बताएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या बताएगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल किधर आ गया, अगर मैं इसको बार मैग्नेट से ऐसे कंपेयर कर दूं तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अगर करंट क्या है, क्लॉकवाइज है तो, ठीक है। किधर से देखने पर, इधर से देखने पर, मैं इधर से देख रहा हूँ लूप के इस साइड से, उस साइड से कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो किस तरह फील्ड लाइंस पैटर्न होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और इस तरह अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो लूप की फील्ड लाइंस पैटर्न ऐसा होता है। अगर आपको ऐसा लूप दिया जाए और बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करिए, तो ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। जिस तरह बाहर मैग्नेट का होता है, एक लूप की वजह से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर लूप। इसमें हम अब क्या लिखें, सर्कुलर लूप के अंदर इसमें पैटर्न तो हम ड्रॉ ही करके दिखा देंगे, ठीक है। बस इसमें डिपेंडेंस लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप depends upon the value of current, obviously upon value of या magnitude of current लिख लो, magnitude of current, ठीक है। करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप की भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये वाला जो ट्रिक है हमने जो पढ़ी है उसको याद रखना कि लूप में जिधर करंट है उस डायरेक्शन में आपको अपना राइट हैंड घुमाना है। आपका थंब क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा फिर, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। बाकी फिर बार मैग्नेट से कंपेयर करके आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये हमें पता है। अब हम बढ़ते हैं सोलेनॉइड। अब एक लूप था, अब अगर कई सारे लूप एक के ऊपर एक चढ़ा दिए, जैसे चूड़ी होती है, ठीक है, या स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। अब सोलेनॉइड देखते हैं क्या है सोलेनॉइड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमें देखना है, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है सोलेनॉइड के, और इसका क्या एप्लीकेशन है वो देखना है हमें, ठीक है। और किस तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा हो सकती है। सोलेनॉइड दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। शॉर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ेंगे। लॉन्ग सोलेनॉइड के अजम्पशंस क्या हैं, या तो क्वेश्चन में लिखा हो कि लॉन्ग सोलेनॉइड दे रखा है आपको, या फिर पहले आप सोलेनॉइड देखो क्या होता है। ये कॉइल हमने पढ़ी थी, अब क्या है उसके साथ कई सारी कॉइल्स जमा है, ठीक है, जैसे स्प्रिंग होता है, ऐसे समझ लो आप। ये एक स्प्रिंग है, इसमें कई सारी कॉइल्स हैं, मतलब एक ही कॉइल कई सारे टर्न्स हैं। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या है, अ कॉइल विद मेनी टर्न्स, अ कॉइल विद मैनी सर्कुलर टर्न्स। इसको चाहो तो आप लिख लो मैनी सर्कुलर टर्न्स, ठीक है। अगर एक टर्न है तो वो सर्कुलर लूप है, और कई सारे सर्कुलर टर्न्स है तो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा, सर्कुलर टर्न्स, मैनी सर्कुलर टर्न्स, ठीक है। अगर इसमें करंट हमने पास करा दिया तो सब जगह करंट पास होगा पूरी कॉइल के अंदर, तो हर कॉइल एक सर्कुलर लूप बन जाएगी जिसकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। अब देखो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऐसा होगा इधर की तरफ,
इसकी फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आएंगे ना पूरी। अब आगे एक कॉइल है, उसकी भी इधर की तरफ होंगी, इसमें भी करंट क्या है, क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्या है, क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो ऐसे इसकी सबका जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसी होगी सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर क्या है, बहुत सारे टर्न्स है। अब मैं बात कर रहा था लॉन्ग सोलेनोइड और शॉर्ट सोलेनोइड की। अब ये जो सोलेनोइड है उसका क्या है, एक डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, सर्किल है ना कॉइल, तो डायमीटर है। अब इसकी एक क्या है, लेंथ है, लेंथ। अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है इसके डायमीटर से, ठीक है, अगर लेंथ बहुत ज्यादा है किससे, डायमीटर से, तो इसमें हम अजम्पशन लगाएंगे कि ये क्या है, लॉन्ग सोलेनोइड। व्हाट इज दिस, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। तो लॉन्ग सोलेनोइड है तो फिर इसके साथ कुछ खास बातें आ जाती हैं, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है और हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड inside this long solenoid, magnetic field inside is uniform throughout, मतलब अंदर हर पॉइंट पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी या फिर यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। एक तो तरीका यह है बोलने का कि अंदर फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि वो पैरेलल है फील्ड लाइंस और इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कहीं पर बहुत ज्यादा घनी हो गई, ठीक है, कहीं पर सेपरेट हो गई तो फिर क्या होगा, वहां पर स्ट्रांग हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर क्या असम्पशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड क्या है, यूनिफॉर्म है, इनसाइड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड इज स्ट्रांग, ठीक है। तो इसका बस एक यही याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें करंट दौड़ रहा है, तो किस तरह ये पॉइंट याद रख लेना। और उसके बाद अब आते हैं कि किस तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, तो करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें जो टर्न्स हैं, मान लो 2 कॉइल होती है तो 2 कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एडअप हो गया। अगर बहुत सारी कॉइल्स हैं सबका एडअप हो जाएगा, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो कैपिटल एन लिख रखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। एक चीज और है इसके अंदर, अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाए, सॉफ्ट आयरन कोर एक मटेरियल होता है, हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करा देता है। वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो आप लोग 12th में जाके पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। अभी सिर्फ इतना है कि अगर हम इसके अंदर बाई प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन को, अगर हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन को रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, बाई प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनोइड। तो ये 3 तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की बढ़ाने के। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो या फिर 2 सोलेनोइड दे दिया आपको, एक में करंट I1 है, एक में I2 है, I1 ग्रेटर देन I2, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। और इसमें एक और चीज क्या है, मैंने कोई 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ पर एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर Q है। Describe the relation between the magnetic field strengths of point P and Q. What will be the answer? The magnetic field will be equal at both the points because the magnetic field is strong and uniform throughout the inside of solenoid. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड रिजेंबल करती है बार मैग्नेट को, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप में तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, the magnetic field lines of a solenoid are parallel inside the solenoid just like in the case of a bar magnet. bar magnet में क्या होता है, ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द बार मैग्नेट, similarly the magnetic field lines inside the solenoid are also constant and parallel. And one is the north pole and emerges from magnetic field emerges from north pole just like in the case of bar magnet as in the case of solenoid and enters the south pole, ठीक है। तो इतना हम लिख सकते हैं सोलेनोइड में, और कुछ नहीं है। शॉर्ट सोलेनोइड
में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कर्व हो जाती है एंड पर, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सोलेनॉइड यूज क्यों होता है, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह इफेक्ट होती हैं और कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पैटर्न ड्रॉ करने को आएगा तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, देखो बेटा ऐसे ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां से चली ना मैग्नेट ऐसे जाएगी, इसको अगर मैं मिटा दूं अभी, ठीक है, पूरा ड्रॉ करना है इसको। ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसे आएगी, क्लोज लूप बना देगी, ठीक है, इस तरह से बना देना, ठीक है। डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया है, देख लेना अपने हिसाब से। तो ये पूरा पैटर्न बनाना, अगर ड्रॉ करने को आए तो बातें लिखनी होंगी तो ये सारी लिख देना। अच्छा, अब इसका यूज क्या है, एक इकलौता यूज जो है वो लिख लेते हैं। इसका जो इकलौता यूज है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज, सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज, is used to magnetize the materials, the मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल लो, क्योंकि जिनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वही मटेरियल्स क्या हो पाते हैं, मैग्नेटाइज हो पाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि जब हम इसको, अगर किसी एलिमेंट को, जैसे सॉफ्ट आयरन को उसको अगर हमने अंदर रख दिया तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो उसके अंदर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट बन जाएगा, और ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, क्योंकि वो कैसे बना है, करंट पास करने से बना है, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक, अगर करंट को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, मैग्नेट को करंट को रिमूव कर दिया जाए तो मैग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, लूज हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन लिख लो यहाँ से, इसमें तो बस इतना ही लिखना है, सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक सॉफ्ट आयरन कोर, लाइक सॉफ्ट आयरन कोर, इतना काफी है इसके अंदर, ठीक है, यही पॉइंट इनफ है। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लो क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होती है, अ मैग्नेट सो फॉर्म्ड, अ मैग्नेट सो फॉर्म्ड by passing electric current, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल में पास कर दिया तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे मैग्नेट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है करंट की वैल्यू को चेंज करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसको करंट बढ़ाने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और करंट को रिमूव कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो कॉइल, सोलेनॉइड। एग्जांपल सिर्फ सोलेनॉइड ही लिखना, ठीक है, सोलेनॉइड। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट जैसे कि अपनी बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसको हमने करंट से क्या किया है, करंट से नहीं बनाया है, ठीक है। उसके पास क्या थी, नेचुरली उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपनी वो बना रहा था, ठीक है। तो अगर कोई बार मैग्नेट है, अ मैग्नेट which has its own magnetic field, जिसको हमने नहीं प्रोड्यूस किया, which has its own magnetic field, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। अगर मान लो इतनी सी बार मैग्नेट हमने ले ली है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, तो अगर इसको हम काट देंगे बीच से तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। या इसको बढ़ा दें किसी तरह से, इसके साथ एक और मैग्नेट जोड़ दें इसी साइज की, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें और किसी तरीके से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा या घटा नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज को। तो अ मैग्नेट व्हिच हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल में लिख लेना बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब एक चीज देखते हैं हम, इसमें भी एक चीज है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
मान लो इधर से मैं एक बार मैग्नेट लगा दूं, वैसे जो एक्सपेरिमेंट था वो ऐसा नहीं था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और मैग्नेट लगा दी, ठीक है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ से फील्ड लाइंस इसकी तरफ जाएंगी, कुछ क्लोज लूप भी बनेंगी, कुछ ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम कोई वायर रखते हैं जिसके अंदर क्या है, करंट है, अगर हम इस फील्ड के अंदर कोई वायर रखते हैं जिसके अंदर करंट है, तो ये वायर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, मूव करता है, ठीक है। तो मूव करता है तो इस पे क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हेन a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences force, ठीक है। अब वो जो फोर्स है वो किस चीज से पता लगाते हैं, किस रूल से पता लगाते हैं, वो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर ये क्वेश्चन आए, नेम अ रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा आंसर होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप लोग लिखें, पुट, या फिर इसमें ऐसे लिखो, इसमें आप लिखो स्ट्रेच, पुट नहीं, स्ट्रेच स्टेटमेंट एज इट इज ये हो तो ठीक रहता है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, ठीक है। देन म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझते जाते हैं, ठीक है, तो फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट, इतना समझ जाते हैं पहले जो लिखा है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, जब ये आपस में परपेंडिकुलर है तो लेफ्ट हैंड का हमें थंब लेना है और फोर फिंगर लेना है, एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये इसके साथ, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के साथ परपेंडिकुलर होगी, मिडिल फिंगर थंब के साथ, और फोर फिंगर थंब के साथ, और थंब मिडिल फिंगर के साथ, ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन ईच अदर, देन द मिडिल finger will point in direction of current, four finger in direction of magnetic field, and thumb will give the direction of force, this is फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने भी अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड के क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक पॉइंट तो आपको ये लिखना है इसके अंदर, और दूसरी बात इसके अंदर आपको ये लिखना है कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीज पॉइंट आउट कर रही है। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, अगर हम इस तरह से सेटअप को रखें तो, ठीक है। अच्छा, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की जगह पे चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ भी दिखाया जा सकता है। अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा कि किस तरह इस पे अप्लाई करते हैं इस रूल को, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर पे किधर किधर से वो देख रहे हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, याद करने के लिए आप इसको कैसे याद करोगे कि कौन सी चीज कहाँ थी, तो ये बड़ा फेमस इसको कुछ लोगों ने बताया, फादर मदर चाइल्ड, बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने की। फादर मीन्स पहला लेटर ले लो, फोर्स, थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन में, मदर मैग्नेटिक फील्ड पहला लेटर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फोर फिंगर की डायरेक्शन में, या फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट चाइल्ड, करंट किस डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड ऐसे चलना, फादर मदर चाइल्ड ऐसे याद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, और जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल वो ऐसे एंटर हुआ, ऐसे एंटर हुआ चार्ज पार्टिकल, या तो तुम्हें करंट कैरिंग वायर दे दिया जाएगा जिसमें करंट की डायरेक्शन तुम्हें मालूम होगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो फिर क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाया जाएगा जिसके पास क्या है, वेलोसिटी है। वो अभी हमने लिख रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, क्या है, वो अभी हमारा सिग्निफिकेंट नहीं हो इतना। तो ऐसे वो एंटर हुआ, तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, अब हम इसको देखते हैं कैसे लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, करंट ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रख दिया मिडिल फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर को। अभी हमें अपने हाथ को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फोर फिंगर किधर डायरेक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो हमारा जो थंब है वो किधर आ रहा है, हमारा थंब किधर आ रहा है, बोर्ड के अंदर आ रहा है। तो हम बोलेंगे फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इनसाइड द बोर्ड, फोर्स इज इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। या इनसाइड द पेज लिख सकते हैं अगर आप लोग पेज पे ये डायग्राम बना रहे हैं तो, ठीक है। तो इनसाइड अब आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल चीज है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख लो। अगर मोशन जो है चार्ज पार्टिकल का, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स मैक्सिमम होती है, फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर, करंट, और मैं यहां पे लिख देता हूं, और मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये दोनों ही चीजें करंट हैं, तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो ये रूल हम तभी लगाएंगे जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना, फोर्स इज जीरो, फोर्स इज जीरो व्हेन करंट और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, करंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो भी, और अगर ऐसे चल रहा है तो भी, दोनों ही केसेस में पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे रखा है तो बस करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। मान लो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं होता, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, मतलब इलेक्ट्रॉन होता, तो करंट इधर लेते हैं हम, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको देख लेना कि चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे रखा है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। तो फ्लैम्स लेफ्ट हैंड रूल डन हो गया। अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, चैप्टर के लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक से पहले एसी डीसी है वो देख लेते हैं, एसी एंड डीसी। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, टाइम टू टाइम चेंज करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर एक ग्राफ से आपको समझाना चाहूं, ये करंट का ग्राफ है टाइम के साथ, तो करंट कुछ टाइम पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। जो वेव फॉर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये बना रहा हूं, ये मैंने बनाया, ठीक है,
तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है टाइम टू टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, यहां पे लिख लो, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, द करंट या टाइप ऑफ करंट, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली या टाइमली लिख लो, मैं पीरियोडिकली लिख रहा हूं, डायरेक्शन पीरियोडिकली, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, पीरियोडिकली, ठीक है। तो इतना है बस अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। और ऐसा कोई ग्राफ में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें बस ये देखना है कि वो जो वेव फॉर्म है वो पॉजिटिव में भी होनी चाहिए और नेगेटिव में भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट और डीसी ये क्या होता है, द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब उसका उल्टा हो गया, द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसको ग्राफिकली अगर मैं शो करूं तो कैसे होगा, ये करंट वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, तो करंट ऐसा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ये डायरेक्ट करंट होगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं, ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, तो इसमें करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। करंट बढ़ रहा है पहले, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड कम बढ़ती हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सिस में नहीं जा रहा है, तो डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव ही है। तो हम क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूज करती है लोगों को। और दूसरी चीज, अगर करंट नेगेटिव नहीं है पूरा, ठीक है, कैसा भी है वेवफॉर्म, हालांकि ऐसा नहीं होता जैसा मैंने बनाया है, ठीक है, तो कैसा भी है करंट, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में, या तो पूरा नेगेटिव में है या पूरा पॉजिटिव में, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। तो डायरेक्ट करंट जो बैटरी उसकी सोर्स होती है, जैसे कि बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, फिक्स रहती है। और एसी के लिए एसी सोर्स होता है, सोर्स जनरेटर से, ये एसी जनरेटर से ये करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। बस इतना ही हमारे लिए काफी है एसी और डीसी में। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होती है एसी की डीसी के ऊपर, वो एक इकलौती एडवांटेज मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो क्या एग्जाम में लेकर आना, ठीक है। क्या एडवांटेज है एसी की डीसी के ऊपर, पावर कैन बी ट्रांसमिटेड, पावर कैन बी ट्रांसमिटेड through long distances without much loss, ठीक है। ये किस में है, इन एसी, इन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। सॉरी बच्चों, एक डिस्टर्बेंस आ गया था, डिस्ट्रैक्शन, आज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। पावर कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस। एसी के अंदर क्या होता है, पावर को हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है। पावर, और एक चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसका सिंपल आंसर क्या है, 50 हर्ट्ज। लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। और हम इसको डायरेक्शन के टर्म में लिखें तो द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, मतलब अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, ठीक है। तो अगर ये एसी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। एक सेकंड के अंदर में, मान लो ये 0 है और ये 1 सेकंड है, ये कितनी बार होगा, 50 बार होगा। 50 है ना, 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर ये 50 बार होगा, 50 बार पॉजिटिव होगा, 50 बार नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कितने टाइम्स चेंज कर रहा है अपनी, एक बार यहां चेंज की, एक बार यहां चेंज की, तो एक साइकिल के अंदर इसने 2 बार चेंज की। कितनी साइकिल्स हैं, 50 साइकिल्स हैं। तो एक सेकंड के अंदर इसने
100 साइकिल्स, सॉरी 100 टाइम्स इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो सॉरी 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स चेंज की, तो बेटा 100 टाइम्स इसने साइकिल चेंज की 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो कितने टाइम बाद ये एक साइकिल चेंज करेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब ये वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा, एक बार डायरेक्शन चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है। तो 1 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, 1/100 ऑफ अ सेकंड, ठीक है। ये आपको पूरा ड्राइव करके दिखाना है, आपको बस स्टेटमेंट लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज और द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 ऑफ अ सेकंड। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, अभी हमारे पास बस एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था, डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो और उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं वो, और कुछ सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एक नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसके अंदर कवर अप कर लेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो को छोड़ देते हैं, काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है। आप किस टॉपिक पे और पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं, और इसमें कोई सजेशन देना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।